Hello dear friends, my name is Sudhir Kumar. Welcome back to my YouTube channel Utmost Service of English. Today we are going to read the 4th chapter of class 10th of CBSE board from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. So now let us start the chapter. Before you read, Anneliese Marie Anne Frank, 12 जून 1929. एन फ्रैंक के कब जन्मी थी? तो 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में फरवरी या मार्च के महीने में इसकी मृत्यु हुई थी. एन फ्रैंक वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. अब एन फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी? वो 1945 में इसकी मृत्यु हुई थी, फरवरी या मार्च के महीने में इसकी मृत्यु हुई थी. अब एक जेविश गर्ल थी. जेविश हम लोग कहते हैं यहूदियों को, जो यहूदी जो होते हैं वो यहूदियों को हम लोग जेविश कहते हैं. तो अब ये जो एन फ्रैंक जो ये जो डायरी जो वो लिखी, वो कैसे वो अपने वो डायरी को लिखी थी? वो हाइड करके, वो अपने आप को छिपा करके, वो छिप करके वो इस डायरी को लिखी थी. अपने फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ में छिप करके वो डायरी को लिखी थी. कहाँ पर लिखी थी? तो एम्स्टर्डम. ड्यूरिंग द कब? एम्स्टर्डम में वो लिखी थी. कब लिखी थी? तो ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. कि जब जर्मन का जो ऑक्यूपेशन था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड नाजी जब पावर में जब आई जर्मनी में, तो उसकी नीति थी, उसकी नीति विस्तारवाद की थी. वो हर राज्य पर, हर देश पर वो कब्जा वो करना चाहता था. तो उसी समय वो लोग वहाँ से छिप करके वो लोग एम्स्टर्डम में चले गए. उसी समय वहाँ पर एम्स्टर्डम में वो लोग वहाँ पर वो छिप करके वो लिखी थी वो नीदरलैंड में. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. और उसकी फैमिली जो है वो एम्स्टर्डम वो मूव की, वो कर गई थी. कब कर गई थी? जब नाजी जो है वो जर्मनी में पावर में जब वो आई. बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड. लेकिन वहाँ पे वो लोग फंस गए. कब? जब जर्मनी जो नाजी जो है वो अपनी विस्तारवाद की नीति को नीदरलैंड में भी वे लोग पहुँच गए. विस्तारवाद की नीति को लेकर के वहाँ भी वे लोग अपने कब्जा वे लोग करना चाहते थे. तो वहाँ पर वो लोग फंस गए. अब क्या करें? तो और जो नाजी जो थी उसका अत्याचार, जो परसिक्यूशन था, अत्याचार वो जेविश पॉपुलेशन के खिलाफ में काफ़ी बढ़ गया. वो जेविश लोग से जो नाजी जो था वो जेविश लोग से काफ़ी नफरत वो वे लोग करता था जेविश पॉपुलेशन से. इसलिए उसको मारते चला जा रहा था, उस लोग को ख़त्म वो करते चला जा रहा था नाजी पार्टी. अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब क्या था कि अत्याचार तो जेविश पॉपुलेशन के खिलाफ में नाजिस पार्टी का वो बढ़ गया था. अब फैमिली कहाँ पर ये चले गए छिपने के लिए? तो 1942 में उसके पिता का एक ऑफिस बिल्डिंग था ऑटो फ्रैंक का, उसी में वो लोग छिपने के लिए वो लोग चले गए. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. अब क्या हुआ? अब उन लोगों को 2 साल वहाँ पर छिपने के बाद उन लोगों को धोखा दिया, उस ग्रुप को धोखा दिया गया, बेट्रे किया गया और उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया. कहाँ पर? तो कंसंट्रेशन कैंप में उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जहाँ पर एन जो है वो पहले एन की जो बड़ी बहन थी मार्गोट फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई और कुछ ही दिनों के बाद इसकी भी मृत्यु, एन भी वह मर गए टाइफस के कारण. तो हर फादर, अब उसके जो पिता जो ऑटो फ्रैंक जो थे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ दिस ग्रुप, उस ग्रुप में केवल वही एक केवल सर्वाइवर वो बचे हुए थे. हर फादर रिटर्न टू एम्स्टर्डम. उसके पिता कहाँ गए? फिर से वो एम्स्टर्डम में वो रिटर्न वो हुए. आफ्टर द वॉर एंडेड, जब फिनिश हुआ तो वॉर फिनिश होने के बाद वो एम्स्टर्डम गए. किस लिए वो एम्स्टर्डम गए थे? तो टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, जो कि उसकी डायरी जो बची हुई थी उसकी डायरी को वो खोजने के लिए वो गए. कॉन्विंस डैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. अब उनके पिता को ये लगता था कि ये काफ़ी एक यूनिक रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड in English under the name The Diary of a Young
गर्ल। अब उनके पिता को लगता था ये एक काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है, इसीलिए वो तुरंत वो एक्शन में और इस डायरी को पब्लिश करवाना चाहते थे इंग्लिश में, और उसका नाम वो क्या रखना चाहते थे, तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक, ये द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर अ 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1st August 1944। अब क्या था कि जो डायरी जो थी वो एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे में उसको दिया गया था, और उसमें उस डायरी में क्रॉनिकल्स लिखी हुई थी, मतलब उसमें हर अपने लाइफ को वो रिकॉर्ड वो लिखी थी, उसकी लाइफ के हर एक इंसिडेंट को, हर एक इवेंट को उसकी लाइफ को लिखी गई थी। कब से वो लिखी गई थी, तो 12 जून 1942 याद होगा। 1942 में वो लोग चले गए थे छिपने के लिए, बस ये डायरी छिप करके लिखा गया, तो 1942 से उन लोगों ने छिपना स्टार्ट किया, तो उसी समय ये डायरी ये लिखी गई थी। तो 12 जून 1942, और ये कब तक इसका फाइनल एंट्री कब तक है, तो 1 अगस्त 1944 तक इसका फाइनल एंट्री है। 1945 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। अब क्या इसका जो ओरिजिनल जो वर्जन है इस डायरी का इसका ओरिजिनल वर्जन डच लैंग्वेज में है, और इसको डच लैंग्वेज से कई सारे लैंग्वेज इसको ट्रांसलेट किया गया है, और ये जो डायरी है दुनिया की कहीं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब ये बन गई है ये। There have also been several films, और इस पर कई सारे फिल्म्स भी बनी हैं, टेलीविज़न एंड थियोरेटिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा, यहाँ तक कि इसका ड्रामा भी, ओपेरा भी इस डायरी पर बन गए हैं। बेस्ड ऑन द डायरी डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। अब ये जो डायरी जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है, इस डायरी में क्या है, ये जो डायरी है, पहले इस डायरी के बारे में ये जो डायरी जो लिखी गई है ये काफ़ी मैच्योर माइंड से ये लिखी गई है, इस डायरी को काफ़ी मैच्योर माइंड और काफ़ी इंसाइटफुल माइंड, मतलब कि काफ़ी थॉटफुल से, काफ़ी दिमाग लगा करके, काफ़ी अध्यात्म की बातें ये कहिए आपकी, बहुत ही थॉटफुल माइंड से, थॉटफुल सोच से इसको लिखी गई है, इस डायरी में इस डायरी को लिखी गई है। और ये जो आपका जो डायरी जो है ये काफ़ी एक इंटीमेट एग्जामिनेशन, मतलब काफ़ी क्लोज एग्जामिनेशन अपने डेली लाइफ, आपके डेली लाइफ का जो डेली लाइफ का जो इंसिडेंट है उस चीज़ के बारे में भी ये बताता है। ये डायरी को ये एक इंटीमेट एग्जामिनेशन है ये डेली लाइफ का अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर में कैसे लाइफ को उन लोगों ने जिया, एक काफ़ी क्लोज एग्जामिनेशन है इस डायरी में दिया हुआ। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। अब एन फ्रैंक जो है वो क्या वो एक रिनाउंड का मतलब होता है काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी वेल अकेंटेड होता है, कि काफ़ी लोग उसको जानने लगे थे एन फ्रैंक को एक विक्टिम्स के रूप में। और एन फ्रैंक ने और क्या डिस्कस किया है, एन फ्रैंक हैज डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, तो उसने हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स के बारे में उसने डिस्कस किया कि एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो कहा गया है, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई, कई सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी अपने परिवार वालों की, तो एक जो पीड़िता जो रहें, जो एक विक्टिम जो थी उसने थी एन फ्रैंक ने उन लोगों के बारे में भी डिस्कस किया है, और खुद वो एक विक्टिम्स वो भी रही है इस चीज़ की। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, और डायरी में लिखना एक काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है सभी के लिए, और मेरे खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ये होता है। वो मेरे लिए वो अपनी बात कर रही है कि मुझे डायरी में लिखना एक काफ़ी एक अजीब मुझे एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए काफ़ी एक अजीब एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसके लिए नहीं था कि मैंने इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सिम्स टू मी, और ये उनको कैसा लगता था इनको, लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, ना तो मैं ना ही कोई और इसमें इंटरेस्टेड होगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 years old
स्कूल गर्ल की, एक स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है, एक स्कूल गोइंग गर्ल है, वो डायरी लिख रही है। इसमें ना तो वो खुद वो इंटरेस्टेड होगी, ना ही कोई और इसमें इंटरेस्ट होगा कि एक 13 साल की लड़की क्या लिख सकती है। उसके उसके सोच जो है, उसके जो म्यूजिंग्स है, उसके जो थॉट्स हैं, उसके थॉट्स कहाँ तक जाएंगे, वो ऐसे ही बच्चों टाइप की वो लिखेगी। लोग यही सोच करके इसमें कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और यही सोच करके वो ये लोग इसको इसकी बातों में उसके डायरी में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो ऐसा कुछ सोच रही थी। ओ वेल, इट डजंट मैटर, लेकिन फिर भी बोलते कि इट डजंट मैटर, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई परवाह नहीं पड़ती है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब वो क्या था, उसको उसके दिल की बात जो थी, उसके जो चेस्ट में जो उसके दिल में जो भी बातें थी, उस सभी बातों को वो लिखना, वो शेयर करना चाहती थी। उसको उसको जरूरत है किसी तरह वो शेयर के, वो अपनी बातों को रखे। तो अपनी बातों को किसी के साथ वो शेयर नहीं करने के बजाय वो अपनी बातों को शेयर अपने डायरी के साथ की, अपने थॉट्स को, अपने विचार को डायरी में, ये डायरी में उसको वो लिखी। ऐसा होता है कि आप दिल में कोई बात रखते हैं तो दिल काफ़ी ये काफ़ी भारी लगता है, मन आपका ये बेचैन रहता है कि सबके बात किसी को आप शेयर करना चाहते हैं, तो किसी और के साथ शेयर ना करके आप अपनी बातों को डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो एन भी यही की, अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को डायरी के साथ वो शेयर की। अब वो क्या बोलती है, देखिए, बहुत बढ़िया ही लाइन वो बता रही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एक मोरल लेसन भी है। पेपर हैज मोर पैसेंस दैन पीपुल, और पेपर हैज मोर पैसेंस दैन पीपुल। आखिर वो पेपर हैज मोर पैसेंस दैन पीपुल ये क्यों कर रही है? क्योंकि आप जब अपनी बात को आप किसी और के साथ जब आप शेयर कीजिएगा तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपकी बातों को लोग आपकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। और उनके पास उतना पैसेंस नहीं होता है कि आपकी बातों को वो सुन सके। लेकिन पेपर के पास आप अपनी बातों को आप जितना चाहे आप उतना शेयर कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, आप अपनी बातों को, अपने विचारों को आप उसमें, उस डायरी में, पेपर में आप लिख सकते हैं। तो यही सोची वो, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, कि मैं अपनी बातों को, इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की बातों को वो सुन सके। लेकिन पेपर जो है उसके पास काफ़ी पैसेंस होता है, इंसानों के पास पैसेंस नहीं होता है। पेपर हर किसी की बातों को, हर किसी के विचार को वो ये उसमें लोग अपने विचार को, अपने थॉट्स को उसमें वो लिख सकते हैं। तो पेपर को बता रही है यहाँ पर, पर्सनिफाई करके वो बता रही है कि पेपर के पास क्या होता है, वो पैसेंस होता है। जनरली पैसेंस तो इंसानों के पास होता है, लेकिन इसको पर्सनिफाई करके, पर्सनिफिकेशन का रूप का इस्तेमाल करके, ये फिगर ऑफ स्पीच के रूप में, तो वो बोलती है कि पेपर के पास काफ़ी पैसेंस होता है आदमी के ये मुकाबले। और ये बात सही भी है कि आप पेपर में कुछ भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, जितना घंटे चाहे, जितने देरी चाहे, आप अपनी बातों को उसमें आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अब वो बोलती है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डे। अब वो कहने मतलब कि उन दिनों की वो एक बात बता रही है, उन दिनों में से एक दिन की वो बात बता रही है कि व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप, जब उसको हल्की सी, जब वो डिप्रेशन जब वो फील कर रही थी, एंड वो आई वाज सिटिंग एट होम विद माई चेन इन माई हैंड्स, जब अपने हाथों को अपने चेन में जब वो रखी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो काफ़ी बोर्ड फीलिंग कर रही थी और लिस्टलेस भी थी। मतलब कोई उसके ना तो कोई विद नो एनर्जी एंड इंटरेस्ट, मतलब ना तो उसमें कोई एनर्जी थी ना कोई इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी बोरिंग फील कर रहे थे, ये आपका लिस्टलेस थी वो। वंडरिंग, बस वो सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, वो रुके कि बाहर जाए, वो इस कन्फ्यूजन में वो थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और इस चीज़ को काफ़ी वो ब्रूडिंग कर रही थी, वो काफ़ी सोच रही थी, काफ़ी वो डिप्रेस में थी, काफ़ी वो काफ़ी सोच रही थी कि रुके कि जाए। तब वो फाइनली वो डिसाइड कि नहीं, मैं यहाँ पर रुकूंगी, मैं यहाँ पर, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, जहाँ पर वो थी वहीं पर रुकने का उसने डिसीजन लिया। यस, अब वो बोलते कि यस, ये पेपर डज हैव मोर पैसेंस, कि पेपर के पास पैसेंस होता ही है, ये पेपर के पास ज़्यादा पैसेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, स्टेप बैक notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably
want to make a bit of difference। अब वो देखिए कितनी बड़ी बात कर रही है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, जब कोई काम स्टार्ट कर रही है, मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई लोग इसमें इंटरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे, लोग इसमें ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, इसकी बात को परवाह नहीं की। वो बस सोच यस पेपर डज है मोर पैसेंस, कि पेपर के पास पैसेंस होता है, वो इनसे इंसान को मतलब पेपर पर ज़्यादा पैसेंस होता है। सो अब इस चीज़ को प्लानिंग भी वो नहीं कर रही है कि ये लोग इसको एनिमल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक, जो उसके जो वो डायरी लिखेगी, कि लोग उसको इसकी वो प्लानिंग भी नहीं कर रही कि मैं जो लिखेंगे लोग इसको पढ़ेंगे कि नहीं, पर इसके बारे में वो नहीं सोचे कि लोग इसको पढ़े चाहे ना पढ़े, कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है लिखना, मैं अपना लिखूंगी। और ये स्टिफ्ट बैक नोटबुक का आने को तो वो डायरी की वो बात कर रही है कि जो डायरी वो कवर थी, वो स्टिफ्ट बैक थी, वो काफ़ी वो कवर डायरी थी, वो नोटबुक थी। स्टिफ्ट बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर अ फ्रेंड। और उसके पास जो है कि जब तक उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता अपनी बातों को शेयर करने के लिए। अब चूँकि उसका ये एन का फ्रैंक का कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो बिना फ्रेंड का वो अपनी बातों को किससे वो शेयर करती वो। सो उसने क्या सोचा कि इससे बेटर रहेगा कि मैं अपनी जो सारी जो मैं बातें, मैं अपना जो रियल फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड, मैं इस डायरी को मैं बना लूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सबसे बेटर जो ऑप्शन है सब मैं अपना फ्रेंड को, जब तक मुझे कोई फ्रेंड मिल नहीं जाती है तो मैं अपना फ्रेंड किससे मैं बना लूँ, इस डायरी को मैं अपना फ्रेंड बना लूँ, और मैं अपनी सारी बातें इसी फ्रेंड के साथ मैं शेयर करूँगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो क्या सोची कि अब वो सोची कि अब मैं अपनी डायरी को सबसे पहला पोजीशन में मैं ये सबसे फर्स्ट प्लेस में मैं इसको रखूँगी। और क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी जो जितनी भी मैं अपनी बातें, मैं इसी फ्रेंड के साथ मैं अपनी बातें शेयर मैं करूँगी। Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, और इस बात को कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मात्र एक 13 साल की लड़की वो पूरी तरह से इस दुनिया में वो अकेली है, जिसका कोई नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की एक मेरी बहन है, और ऐसे 30 पीपुल है, ये पीपुल हैं जिन्हें मैं दोस्त मैं फ्रेंड मैं उन्हें कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे पास फैमिली भी थी, मेरे पास एक लविंग आंट्स भी हैं, मेरे पास लविंग आंट्स हैं, गुड होम, अच्छी खासी ये घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और सरफेस मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन एक ट्रू फ्रेंड को छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है। All I think about when I am with friends is having a good time। और जो मैं सोचती हूँ, all I think about when I am with friends, जब मैं दोस्तों के साथ जब मैं होती हूँ तो एक अच्छा समय मेरा गुजरता है, एक अच्छा समय मेरा पास होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप को उस स्तर तक मैं नहीं ले जा सकती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, हर कुछ बात करने के लिए मैं अपने आप को उस स्तर तक अपने दोस्तों के साथ मैं नहीं ले जा सकती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडेज थिंग, लेकिन हाँ, रोज़मर्रा की बातें, जो रोज़ की जो बातें होती है, एवरीडे जो नॉर्मल जो बातें होती है, वो सब बातें मैं कर सकती हूँ, वो सब बातें मैं करती थी। We don't seem to be able to get any closure, and that is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the डायरी। अब वो रीजन बताती है कि आखिर उसने डायरी क्यों लिखना स्टार्ट किया। तो रीजन क्या होता है कि वो तो अपने आप को उस स्तर तक वो नहीं ले सकती, वो किसी के साथ अपने वो सीक्रेट जो बातें होती है वो उसको शेयर वो नहीं करती थी। और वी डोंट सीम एबल टू गेट एनी क्लोजर, और उसको उन लोगों को क्या लगता, वो अपने आप को जो थे वो
काफ़ी क्लोज किसी के साथ वो नहीं वो ले आती थी, और यही जो चीज़ थी उसकी काफ़ी एक प्रॉब्लम थी। और बोलती कि हो सकता है कि मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, ये उसकी गलती हो। वी डोंट कन्फाइड ईच अदर, और जो उसके दोस्त थे वो दोस्त आपस में एक दूसरे में कन्फाइड नहीं हो पाते थे। वो लोग एक दूसरे से पर्सनल जो बातें होती हैं वो पर्सनल बातें वो लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। और एक जो ट्रू फ्रेंड होता है, ट्रू फ्रेंड से आप अपनी हर दिल की बात, हर सीक्रेट्स बात भी आप उससे शेयर करते हैं। लेकिन ये लोग बस बातें करते थे, जो भी नॉर्मल बातें हो नॉर्मल बातें ही करते थे, और कोई भी सीक्रेट बातें, कोई भी पर्सनल बातें ये लोग आपस में शेयर नहीं करते थे। हम लोग ट्रू फ्रेंड्स, हम लोग सब कुछ बातें, हम लोग सीक्रेट बातें हम लोग अपने शेयर करते हैं। बस ये एक इसके लाइफ में, एन के लाइफ में इसी चीज़ की कमी थी। इन एनी केस, और बोलती थी हर केस में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और वे लोग जो हैं वो बोलती हैं कि वो लोग अपने आप को लोग चेंज नहीं कर सकते, वे लोग इसको, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वे लोग अपने आप को लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। वे लोग जो है बस जैसे वे लोग अपनी पर्सनल बातों को लोग शेयर नहीं करते हैं, तो वे लोग अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब वो काफ़ी अकेला थी, तो इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी पर्सनल बातों को शेयर करने के लिए, अपनी पर्सनल बातों को कहने के लिए, अपने जो सीक्रेट्स जो बातें थी उसके साथ अपने डायरी के साथ उसने शेयर करना शुरू कर दिया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want this diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब क्या था, ये जो डायरी जो थी ये उसके काफ़ी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, ये जो उसका काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी। और जैसे सभी लोग करते हैं कि डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं, वो फैक्ट्स, इस डायरी में वो फैक्ट्स वो सब कुछ नहीं वो लिखना चाहिए थी, उसको ये सब पसंद नहीं था। जैसे सभी लोग करते हैं उसको वो चीज़ उसको पसंद था। वो इस डायरी को एक फ्रेंड के जैसा वो उसको ट्रीट करना चाहती थी, जिसके लिए उस डायरी का भी उसने नाम किटी रख दिया। एक ह्यूमंस का उसने उस डायरी का नाम दे दिया ताकि उसको फ्रेंड के जैसा वो ट्रीट करे। और ये चीज़ उसको काफ़ी उसको पसंद थी, इसलिए उसने उसको डायरी को उसका नाम एक ह्यूमंस का दे दिया, उसको किटी उसका नाम रख दिया, ताकि जब भी उस डायरी को देखे, उस डायरी को पलटे, जैसे लगे कि वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्त के साथ वो बातें कर रही है, अपने दोस्त के साथ वो है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब क्या वो बोल रही है कि no one would understand a word of my story। अब बोल रही है कि अगर मैं इसमें अपना लिखना स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी को, तो कोई भी मेरी बातों को, कोई मेरे वर्ड को कोई भी मेरे समझ नहीं पाएगा। अगर मैं आज का दिन से, अगर मैं तुरंत मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ आज के दिन से, तो कोई भी मेरे वर्ड को कोई भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे बेटर रहेगा कि आई वुड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ माई, मतलब कि वो अपना, वो जैसे शुरू में वो जो वो बोली कि वो अपना फैक्ट्स वो नहीं लिखना चाहती, अपने वो इंट्रोडक्शन हो गया, पार्ट हो गया, उसको शुरू में वो नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन वो उसको लिखना पड़ रहा है कि अगर कोई भी डायरी को उसका बिना इंट्रोडक्शन का वो पढ़ेगा, आज का डेट से वो पढ़ेगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ताकि उसको समझने के लिए वो सोचिए सबसे अच्छा उसको लगा कि थोड़ी सी मैं अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपने लाइफ का कुछ पार्ट को मैं डाल दूँ, ब्रीफ से मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं डाल दूँ, ताकि जब लोग इसको पढ़े तो उनको समझ में आए। लेकिन ऐसा करने से एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और उससे कहने उसको काफ़ी उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ये ठीक नहीं लग रहा था। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। अब वो बता रही है कि जो मेरे पिता है वो सब मोस्ट एडोरेबल मीन्स मोस्ट लवेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर, और उसने थी उसके ये पिता जो है उसकी माँ से वो तब तक नहीं शादी की जब तक वो 36 के हो गए और उसकी माँ 25 की हो गई। माई सिस्टर मार्गरेट was born in Frankfurt in Germany in 1926, और उसकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, उसका जन्म कब हुआ
1926 में फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मनी में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। अब उसकी जो वो अब जो एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ वो 12 जून 1929 में उसका जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और वो फ्रैंकफर्ट में वो कब तक रही, जब तक वो 4 साल की, जब तक वो नहीं हो गई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही, जर्मनी में ही वो रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और जो मेरे पिता जो है वो मेरे पिताजी जो हैं वो हॉलैंड वो चले गए 1933 में वो। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और इसकी माँ का नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और वो भी उनके साथ चले गए सितंबर में हॉलैंड, वो भी उनके साथ चले गए। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आर्केन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। अब मैं और जो मेरी बहन थी मार्गोट फ्रैंक, वो भी हम लोग कहाँ भेजे गए, एकेन भेजे गए रहने के लिए अपने ग्रैंड मदर के साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। अब क्या था कि हम लोग एकेन जो भेजेंगे अपने ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई और मैं भी उसके पीछे पीछे फरवरी के महीनों में मैं भी चली गई हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। अब मुझे क्या किया गया, मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे मार्गोट के सामने मुझे पेश किया गया। क्योंकि उसकी मार्गोट जो वो दिसंबर के महीने में वो हॉलैंड वो चली गई थी परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए वो। और फिर उसके पीछे पीछे इसको भी ये एन भी उसके पीछे पीछे ये चले गई। और मार्गोट का जब बर्थडे था तो एन को एज अ बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उसके सामने पेश कर दिया गया। इमिग्रेंट का मतलब होता है परमानेंटली अपने देश को छोड़ करके किसी और ये कंट्री में शिफ्ट हो जाना परमानेंटली, इसी को हम लोग इमिग्रेंट कहते हैं। और उसके पिताजी भी वहाँ से हॉलैंड चले गए थे, जर्मनी छोड़कर हॉलैंड परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब उसका एडमिशन किस स्कूल में हुआ, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। अब वो 6 सालों तक, अब वो जब तक 6 साल की वो नहीं हो गई तब तक वो वहीं पर वो रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वो पहले क्लास से वहाँ पर वो अपने उस स्कूल में अपना एडमिशन लिया। इन द 6th फॉर्म, वो 6th फॉर्म में माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस। उसकी जो टीचर का जो नाम था मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस वो उस स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। और उस साल के अंत में वो दोनों के आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो उसमें एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल उसने कहा अपनी हेड मिस्ट्रेस को। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब गर्मी के 1941 के समर के मौसम था, ग्रैंडमा बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल से, सो मेरा बर्थडे जो है वो एक छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोग की ये करके मेरा बर्थडे मेरा पास हो गया। हम लोग काफ़ी अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट नहीं किए हम ये मेरा बर्थडे, और ऐसे ही छोटी सी सेलिब्रेशन से मेरा बर्थडे पास हो गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और ग्रैंडमा की मृत्यु क्यों हो गई, जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में अभी भी मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, अभी भी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942। अब 1942 में जब उसका बर्थडे आया, वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लाइट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब क्या था कि ये जो सेलिब्रेशन जो ये सेलिब्रेशन 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो काफ़ी धूमधाम से हुआ। और उसमें ग्रैंडमा की जो कैंडल थी वो भी बाकी कैंडल के साथ से बाकी कैंडल के साथ वो भी लगाई गई ग्रैंडमा की तरफ से। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब वो बताती है कि हम लोग जो 4 थे, यानी कि वो उसकी बहन और जो उसके माता पिता जो थे वो लोग अच्छा कर रहे थे। अब वो डायरी लिखते लिखते जो वर्तमान जो समय होता है 20 जून 1942 उस दिन वो पहुंचती है। और उसी दिन
उसी दिन वो अपने आप को पूरी तरह से डायरी को समर्पित वो करती है। अब वो लिखते, अब जो उसका ये पार्ट होता है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट, अब ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो जाता है। अब वो आगे वो अपनी डायरी वो लिखना स्टार्ट करती है। वो उसमें क्या लिखती है मेन कंटेंट में, आइए हम लोग आगे अब पढ़ेंगे।